लॉन्च होते हैं, इसके क्या कारण है, इस पर हम विस्तार से करेंगे आज चर्चा। विशेष चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हुआ और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, निशांत, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेहमान नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं जो कि आईजी हैं एनडीआरएफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भास्कर दत्त पाटनी जी हैं जो कि जियो टेक एक्सपर्ट हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले निशांत आपके पास आना चाहेंगे। जो पूरा ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है, किस तरह का ताज़ा अपडेट और इस वक्त वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं इस समय ज्योति मठ में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 44 श्रमिक हैं उनका यहाँ के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 श्रमिकों को रेफर किया गया है जो गंभीर रूप से घायल थे और जो बाकी शव हैं वो यहाँ पर कुछ को परिवार को सौंपने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि परिवार को जल्द से जल्द सौंप दिया जाए। एक मजदूर जिसकी आज डिटेल आई थी कि वो बिना बताए यहाँ से निकल गया था, सकुशल अपने घर पहुंच चुका है। 55 मजदूर थे वहां पर, जिसमें से 54 इस हिमस्खलन में फंसे थे और 54 में से 46 जो हैं वो सुरक्षित हैं और सभी बहुत तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं। जब आज हमारी मरीजों से बात हुई, श्रमिकों से बात हुई, तो हमने देखा कि उनकी रिकवरी जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो कोऑर्डिनेशन थी। जितनी भी एजेंसीज थी आपस में बेहतर जो तालमेल नजर आया, इसकी के चलते 46 जिंदगियों को बचाया जा सका। और कहना होगा कि इंडियन आर्मी से लेके एनडीआरएफ से लेके एसडीआरएफ, बीआरओ और जो तमाम एजेंसीज थी, इनका जो कोऑर्डिनेशन था और इनका जो काम करने का तरीका था ये एकदम बेहतरीन रहा, जिसके चलते आज 46 लोग जीवित बचे हैं। और जो हिमस्खलन हुआ था, मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 मीटर के दायरे को उसने कवर किया था और जो बर्फ थी 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक थी, उसमें उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर 46 लोग सकुशल आए हैं तो हमें सैल्यूट करना होगा इंडियन आर्मी समेत इन तमाम एजेंसीज को। और खासकर केंद्र और राज्य सरकार ने भी जिस तरीके से आपस में तालमेल बनाया वो भी एक तरीके से अतुलनीय रहा। निशांत, जो श्रमिक बच के आए हैं 46 श्रमिक, उनमें से जरूर अगर आपकी बात हुई हो पाई होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ कैसा था वो मंजर जब ये सारा हादसा हुआ? देखिए, हमारे मथुरा के एक श्रमिक से बात हुई थी, तब उसने बताया कि कंटेनर में पहले एक हल्की सी आहट हुई, शोर हुआ। वो लोग जब तक होश संभालते बाहर निकले, लगभग वो 10 साथी थे और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है उनकी तरफ आ रहा है और कुछ उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, हालांकि वो कंटेनर में ही फंस गए। दूसरे जो श्रमिकों से बात हुई उनका कहना है कि हम सोते रहे और एक तेज आवाज आई और जब हमारी आंख खुली तो हम नीचे कंटेनर समेत नीचे और कई कंटेनर फट भी गए थे। और उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने अपने साथियों को निकालना शुरू किया और पास में ही आर्मी का जो एक कैंप था वहां जाने की उन्होंने कोशिश की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, जिस तरीके की बर्फबारी हो रही थी, जिस तरीके का मौसम था। लेकिन वो सभी लोग इंडियन आर्मी से लेके इन एजेंसीज को हमसे बातचीत करते हुए भी धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनके जीवन को बचाया। बिल्कुल, निशांत बने रहे हमारे साथ। और जिन व्यक्तियों पर, जिन फोर्सेस पर सबसे ज्यादा भरोसा इंडियन आर्मी और तमाम जो एजेंसीज जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, उसमें एनडीआरएफ ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। हमारे साथ आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुंदेला सर, बहुत ही मुश्किल भरा ये सारा ऑपरेशन रहा, कैसे देखते हैं, किस तरह की चीजें जब इस तरह के हादसे होते हैं किस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? सर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप। इस तरह के जो हादसे, जो आइस एवलांच है, इस तरह के हादसे में एक्चुअल में इमीडिएट रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठंड में भी दबने के कारण डेथ हो सकती है। तो किस्मत अच्छी थी कि आईटीबीपी और आर्मी का कैंप बगल में ही था। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, उनकी जो फोर्स थी अवेलेबल थी वहां पर, उन्होंने आके इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बाद में खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाहर से भी एयरफोर्स का जो असिस्टेंस था हेलीकॉप्टर्स का, वो भी स्टार्ट किया गया था। तो इसमें बेसिकली जो चैलेंज रहा है पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, तो एयरफोर्स की सर्विस, जो हेलीकॉप्टर की सर्विस थी, मी 17 को माना तक
लाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। छोटे हेलीकॉप्टर की सर्विस के चीता वगैरह जो छोटे हेलीकॉप्टर थे उनके मदद, उनके बेसिस पे जो विक्टिम थे उनको वहां से हटाया गया और बाकी फोर्स है जैसे एनडीआरएफ भी है वहां स्पॉट पे उसी के थ्रू लाया गया था। रोड से माना में पहुंचना जोशीमठ के बाद मुश्किल था क्योंकि पूरा रास्ता बर्फ के कारण ब्लॉक था। तो इसमें एयरफोर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन बुंदेला जी, जब इस तरह की चीज़ें होती है और खासकर एवलांच के समय में हजारों टन जो एक बर्फ है वो खिसक के आता है और उसमें जब लोग दब जाते हैं तो फिर किस तरह की टेक्निक, किस तरह की तकनीक का आप लोग सहारा लेते हैं और खासकर इस हादसे में किस तरह से उन तमाम लोगों को खोजने का काम किया गया? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो विटनेस है, जिन्होंने देखा है अवलांच होते हुए लोगों को दबते हुए, वो एक्चुअल एरिया बताते किस एरिया में लोग दबे हो सकते हैं। इस केस में 8 कंटेनर्स थे जिसमें लोग रह रहे थे। तो मोटा मोटी उनको आइडिया था कि 8 कंटेनर्स का लोकेशन कहाँ था, तो उन्होंने पहले बताया। तो उन कंटेनर्स को ट्रेस करके अंदर जो वे लाइव विक्टिम थे उनको हमने निकालने की कोशिश की, जो कि शुरू में आर्मी और आईटीबीपी ने किया था। और सेकेंड जो टूल्स है, इसमें कई इंटरेस्टिंग टूल्स है जिसको यूज में किया जाता है। जैसे अवलांच कॉर्ड है, एक बेसिक छड़ी होती है जो अंदर बर्फ में बहुत नीचे तक जा सकती है। उसको एरिया नाप करके टीम एरिया को एक्सप्लोर करती जाती है। जहां भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो उस बेसिस पे पता चलता है कि बॉडी है या कंटेनर है। जिस तरह से इनपुट आया उस तरह से। तो आज के दिन भी अवलांच कॉर्ड के बेसिस पे भी हमने जो डेथ हो गई थी उनकी बॉडीज को ट्रेस किया है। लेकिन बुंदेला जी, ये भी दुखद हुआ कि हम 8 श्रमिकों को नहीं बचा पाए। इसके पीछे क्या लगता है, किस तरह से क्या कारण रहे होंगे? देखिए, चैलेंजिंग था पहली बात। जो इनिशियल जो रिस्पांस इंडियन आर्मी और आईटीबीपी कर रहा है वो तारीफे काबिल है, जिसके कारण कई जानें बचाई जा सकी। नहीं तो ठंड में दबे होने के बाद इनको लंबे समय तक बचाना मुश्किल था। मौसम बहुत चैलेंजिंग था, बर्फबारी काफी थी, रात में ऑपरेशन मुश्किल था। और इस तरह के इंसिडेंट में कोई अंदर दब गया और तुरंत नहीं निकाल पाए उसको, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इस केस में जैसे 8 लोगों की जाने गई हैं, तो इस तरह का चैलेंजिंग टास्क में ये रिस्क तो रहता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही से ही तो बातें होती हैं कि भैया इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो पाया अभी तक साइंस की तरफ से? नहीं, साइंस का इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट इसका फोरकास्टिंग करती है। जहां पर हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है वो भी आता है, अवलांच का रेड अलर्ट भी आता है, सचेत ऐप भी है जो एनडीए में इसको मेंटेन करती है। तो उस तरह के हमारे मौसम विभाग की तरफ से भी वार्निंग आती है, जिसको जो भी एजेंसी उस एरिया में रह रही है, जो काम कर रही है स्पेशली इंजीनियरिंग के एरिया में, वो भी उस चीज को ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि कई बार अनप्रेडिक्टेबल रिस्पांस होता है, वेदर का भी, एरिया का भी, जिसको हम शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह की चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके पीछे भास्कर जी हमारे साथ बने हुए हैं, भू तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बेहतर बता पाएंगे। भास्कर जी, क्या जो चमोली में जिस तरह घटना हुई, एवलांच आया, उसके पीछे सभी लोग कह रहे हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा हमने भी कहा कि जो एक टेंशन है वो क्रिएट हुआ, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको बहुत तेजी से नीचे की तरफ खींचता है। आपकी नज़र में कैसे आप इसे देखते हैं? अमित जी, सबसे पहले तो नमन है बुंदेला साहब की टीम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना बढ़िया इमरजेंसी रिस्पांस मिला कि आपने क्योंकि स्नो एवलांच का जो रिजल्ट्स है जो बड़ा डिवास्टेटिंग होता है। और हम देख रहे हैं कि 46 मजदूरों को बचा लेना इतनी जल्दी, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब आपने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड डिजास्टर का म्यूजियम बनता चला जा रहा है। कुछ साल पहले जोशीमठ, उसके बाद सिलक्यारा, ये सीटीवी चैनल पर आपसे कई बार मेरी बातचीत हुई है। बिल्कुल। अब आया माना गांव वाला ये स्नो एवलांच। अब ये एवलांचेस तो होते ही रहते हैं, पहले भी हुए पास्ट में। और एवलांच हैजार्ड असेसमेंट स्टडीज होती हैं, वो पहले से हम तय करते हैं कि किस तरह से कौन सा एरिया वल्नरेबल है। जहां तक माना का सवाल है, अगर आप देखें माना का, तो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के पास कंटिन्यूअस ये 8-10 किलोमीटर कई एवलांच एरिया है जी। तो अब इसके कारण अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग, वेल ओके, मगर उसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे हाई एंगल स्लोप्स। ये मोर देन 30 डिग्री का अगर स्लोप्स हो जाता है तो एवलांच प्रॉन हो जाते हैं फिर।
फिर नीचे को मूव करने लग जाते हैं। नंबर 2, आपका टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन जो होता है उसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो मेल्ट होगी, स्नो मेल्ट होगी तो जो स्ट्रक्चरल सेटअप है इसका स्नो पैक्स का वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, और जब ये वीक होता है तो ये नीचे को मूव करने लग जाता है। उसके अलावा कई चीजें हैं जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जी। हम बॉर्डर रोड्स वहां पे इंगेज थे और उन्होंने सड़क बना रहे थे, उसके भी कुछ कारण होते हैं, या ट्रैफिक मूवमेंट जो डायनेमिक फोर्सेस हैं हमारे उसके कारण भी जो वीक लेयर्स है वो धीरे मूव होने नीचे को मूव करने लग जाते हैं। लेकिन भास्कर जी आपने कहा कि ये प्राकृतिक कारण तो हैं ही, कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं, लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन हम उससे बच तो सकते हैं। हमारे पास साइंस है, हमारे पास विज्ञान है, हम उससे बच तो सकते हैं। देखिए आपका कहना सही है, नो बडी ऑन दिस अर्थ कैन एलिमिनेट द डिजास्टर, वी कैन मिनिमाइज द डिजास्टर। जी। डिजास्टर को हम मिनाइज, चाहे लैंडस्लाइड के उसमें हो या फ्लड के उसमें हो या स्नो एवलांस का चक्कर, जो व्हाटएवर इट इज। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है जी। इस तरह के हादसे कई और जगह भी हुए हैं, जैसे सोनमर्ग एरिया है, गुरेज वैली है, बुंदेला साहब इस बात को समझ जाएंगे जरूर, तो जेएनके में कई एरियाज है। यहाँ पर अगर आप देखें इसको, ट्रैफिक मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कुछ न कुछ तो रोल थोड़ा इसका रहता है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो आपने बताया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हुआ है उसकी वजह से कुछ न कुछ कारण ये ट्रिगर तो करते हैं। देखिए एक वीक जोन होता है, अगर आप देखें स्नो पैक को, उसमें एक वीक जोन होगा। वीक जोन का मतलब ये है कि आपको जब स्नो पड़ता है तो उसके डिफरेंट लेयर्स होती है, उन डिफरेंट लेयर्स में कोई न कोई लेयर ऐसी वीक होगी जहां पे कि अगर आपने थोड़ा भी बाहर से कोई इंटरवेंशन किया तो वो लेयर वहीं से फेल होना। तो मुझे लगता है कि भास्कर जी जो एंथ्रोपोजेनिक जो मैनमेड जो रीजंस हैं, हम अगर उसको मिनिमाइज करें तो हम इसके वजह से जो फैटिलिटीज़ होती हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी निशांत भी बने हुए हैं। निशांत, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो लोग जिनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, कब तक डॉक्टर्स कह रहे हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अपने घर तक वो पहुँच पाएंगे? देखिए, हमारी आर्मी हॉस्पिटल के मेजर डॉक्टर अंकित मिश्रा से बात हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन एक बार रीअसेसमेंट किया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो उम्मीद है कि कल परसों में ये खबर आ सकती है कि कुछ पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए और कुछ जो गंभीर हैं उनमें 2 लोगों को तो ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, बाकी सारे लोग बहुत अच्छे और तेजी से के साथ रिकवर हो रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 दिन में ये सभी लोग अपने घर वालों से मिल पाएंगे, सभी श्रमिक अपने घर जा सकेंगे। ठीक है, बुंदेला जी आपके पास आना चाहूंगा। एनडीआरएफ से आप हैं, लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह की चीजें हिमालयन बेल्ट में होती रहती हैं, तो क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ काम करते, जो रहते हैं? तो इन सब एरियाज में गवर्नमेंट की जो एजेंसीज जो फोरकास्ट करती हैं वेदर और अलर्ट फोरकास्ट करते हैं, उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर बारिश है, हैवी रेन है या हैवी स्नो है, रोड खराब रहेगा, तो इसमें सफिशिएंट फोरकास्टिंग एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे गवर्नमेंट में वेबसाइट्स में अवेलेबल है, उसका जरूर ध्यान रखें। और इस तरह के इंसिडेंट होने पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, एजेंसीज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का और पब्लिक जहाँ पर कम्युनिटी है उनका कोऑर्डिनेशन और हेल्प बहुत जरूरी है। तो उसमें उनको सेंसिटिव होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, तो ताकि लोकल लेवल पे भी वो रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, आखिरी सवाल भास्कर जी आपसे, एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, खासकर इन वल्नरेबल एरियाज में? देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई करें हम एवलांच हैजार्ड असेसमेंट जो मैप बनता है या जो रिपोर्ट बनती है उसमें देखें कौन सा वल्नरेबल एरिया है। दूसरी बात, जो एवलांच वल्नरेबल एरियाज है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वहाँ से हटा दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए उस एरिया को, वो एक सेफ्टी मेजर होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स होगा। और इन केस कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आपको जाना ही है, तो उसके लिए कई प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, गैलरीज बनती हैं, उसके अलावा ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे डीआरडीओ ने किया, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना के
आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे बुंदेला साहब बता रहे हैं, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। उसका आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होना जी। चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, आपका पार्टिसिपेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, साइंटिफिक कम्युनिटीज का, और ये सब बात करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल। तो आप इस चीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन और इसका जीता जागता उदाहरण हमने इस वाकये में भी देखा। तमाम एजेंसियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक वेल मैनर्ड तरीके से 46 श्रमिकों की जान बचा ली। ये वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी निशांत आपका भी, आप तीनों ही व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे ममता दीदी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।